अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग पॉइंट। मैं हूं मोहम्मद मालिक। फुल एक्टिविटी वाला दिन है। अपोजिशन एज एक्सपेक्टेड पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस, बड़ी हेवी किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है कश्मीर इलेक्शंस के ऊपर, और पार्टी के सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल साहब और बाकी सीनियर लीडर्स तमाम थे, और आज बड़ी सख्त बातें हुई। दो चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग है, लेकिन आज एहसन इकबाल साहब वेंट गन्स ब्लेजिंग, और उन्होंने सीधा फिर काफ़ी अरसे के बाद बयानिया में फिर फ़ौज और अस्करी इदारे जिसको कहते हैं रियासत, जिसको कॉमनली रेफ़र करती है अपोजिशन, उसको दोबारा बहस में ले आए हैं बयानिए के अंदर। और उन्होंने कुछ बड़ी सख्त बातें भी की, और यहाँ तक कि कुछ दिनों तक जो स्टोरी पहले सोशल मीडिया पे चल रही थी जिसमें ये कहा जा रहा था कि शायद ISI के जो से कश्मीर के सरबराह हैं उनको हटा दिया गया है ऑन सम सीरियस चार्जेस, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा फाइनेंसिंग की और इस किस्म की बातें हो रही थी। आज एहसन इकबाल साहब ने वो बातें बड़ी टिका के खुल के कर दी हैं। पहले आप सुन लें, देन आई विल कंटिन्यू विद इट। पाकिस्तान के रियासती इदारों को भी अर्ज करना चाहता हूँ कि आप किसके साथ हैं? क्या आप रियासत पाकिस्तान के साथ हैं या आप किसी एक सियासी जमात के साथ हैं? भाई, आपने तो मकबूजा कश्मीर को आजाद कराना था, आपने आजाद कश्मीर को मकबूजा कर दिया। अगर रियासती इदारे अपनी गैर जानिबदारी बरकरार नहीं रख सकते तो वो भी पाकिस्तान के मुस्तकबिल के साथ खेल रहे हैं। इंतहाई हसास इदारे के सरबराह के हवाले से जो कुछ मीडिया में आया, ये नाकाबिले तसव्वुर था कि हमारे कौमी इदारे के लोग पैसों के लेन देन में और उम्मीदवारों के खरीदो फरोख्त के अंदर मुलव्वस हों। हम इस बात की कतई इजाजत नहीं देंगे कि जो आजाद कश्मीर में हुआ है इसका रीप्ले पाकिस्तान के अंदर हो। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो इलेक्शन कैंपेन भी थी कश्मीर में, इसमें आपने एक चीज़ नोट की होगी कि दो कैंप्स बड़े वाजे हैं इस वक्त मुस्लिम लीग के अंदर। एक कहा जाता है जो मॉडरेट ग्रुप है शहबाज शरीफ साहब का, जो टेक्निकली पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, और दूसरा मरियम नवाज़ का और मियां नवाज शरीफ का जो एक्सट्रीम हार्ड लाइन ग्रुप है। हमने कैंपेन के अंदर भी उसका कोई बंदा नहीं देखा। हमने शहबाज शरीफ साहब को नहीं देखा, हमने ख्वाजा बरदरान में से कि साद रफ़ीक वगैरह किसी को नहीं देखा, हमने राना तनवीर को नहीं देखा, हमने ख्वाजा आसिफ को नहीं देखा, और हमने अब जो ये रिएक्शन आ रहा है इसके अंदर भी हमें सिर्फ मरियम नवाज़ कैंप के लोग नज़र आ रहे हैं, और नज़र ये आ रहा है कि क्लियरली दो हिस्सों में बट गई है। और ये मैं आपको एज इन्फॉर्मेशन भी शेयर कर सकता हूँ कि ये एक सीरियस गुफ्तगू कल भी हुई है जिसमें PMLN के बड़े लोग, और बड़े का मतलब होता है जो लंदन में ही बैठे हुए और पाकिस्तान में ही बैठे हुए, उनमें भी कुछ एक्सचेंज हुआ है। और ये बड़ा वाज़े अब वक्त आ गया है कि PMLN को फैसला करना होगा कि कौन सा बयानिया चलेगा आगे, क्योंकि इसका आने वाले दिनों में बहुत असर होगा। PMLN के अंदर बहुत ज़्यादा एक व्यू पॉइंट ये भी ज़ोर पकड़ रहा है कि अगर ये बयानिया फ़ौज के ख़िलाफ़ का लेती है PMLN, तो आने वाले जनरल इलेक्शंस में जो इलेक्टेबल्स हैं क्या इनके साथ खड़े होंगे। ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि ज़्यादा लोग MNA MPA लड़ने के लिए नहीं आते फ़ौज से या अस्करी इदारों से। वो कहते हैं हम ज़रा अपनी शोशा बढ़ाएं, अपनी जो सोसाइटी में स्टेटस है वो बढ़ाएं। वो कोई नज़रियाती काम नहीं हो रहा होता। सो ये एक बड़ा इस इलेक्शन को देखा जा रहा है, इसलिए ये बड़ा इंटरेस्टिंग अब डेवलपमेंट है। अभी हम कोशिश करेंगे एहसन इकबाल साहब से बात हो, वो इस वक्त ट्रैवल कर रहे हैं आज़ाद कश्मीर से वापसी, तो अगर कनेक्ट हो गया तो उनसे बिल्कुल बात करेंगे। मीन टाइम जब पूरे पाकिस्तान में आग लगी हुई थी, आज बड़ी इंटरेस्टिंग कैबिनेट के अंदर डिस्कशन हुई, और वो हुई, शोशा से मैं बात कर रहा था, वो हुई ये सिक्योरिटी और प्रोटोकॉल के ऊपर। और मेरी इत्तला के मुताबिक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने काफ़ी रगड़ा दिया हुआ है, और उन्होंने अपने वज़ीरों को कहा कि देखें टैक्स पेयर अगर देखेगा हमें याशियाँ करते हुए तो कभी आपको ना टैक्स ज़्यादा मिलेगा, नो लोग इज़्ज़त करेंगे। दो वफाकी वज़रा बड़े परेशान थे। एक ने तो पिछली मीटिंग में भी कहा था कि देखें जी, अगर तो हम प्राइवेट गाड़ी में जनाजे पे भी जाएँ तो लोग हमें सीरियसली नहीं लेते, तो हमें जाना पड़ता है प्रोटोकॉल के साथ, लोग हमें सीरियसली नहीं लेते। आज एक फॉर्मर मिनिस्टर साहब हैं जिनका हाल ही में पोर्टफोलियो भी चेंज हुआ, उन्होंने कहा कि जी लेकिन ये सिक्योरिटी पर्सन की भी देखनी होगी, तो वज़ीर आज़म ने कहा कि चलें 3 महीने के बाद रीअसेस करें। लेकिन लग ये रहा है कि ये वो दिन ऑफ 18 गाड़ियाँ या 6 मोबाइल्स, ये सब नहीं होगा। ये सारी चीज़ें अभी चल रही हैं। मुझे बहुत से लोगों ने टेलीफोन भी किया और मैसेजेस भी किए, उन्होंने कहा आप सीरियस सब्जेक्ट्स तो करें, ये पॉलिटिशियंस तो लड़ते रहेंगे। इस मुल्क का मसला है तालीम का, इस मुल्क का मसला है रोज़गार का, मैशत का, तो वी थॉट वाई नॉट, बात भी ठीक कर रहे हैं, ये तो चलती रहेगी बहसें, कल भी हम इस पर बात करेंगे, परसों भी करेंगे। आला तालीम के साथ क्या हो रहा है,
लग ये रहा है कि इस वक्त पूरा आला तालीम रैंसम हो गया, हॉस्टेज हो गया है 2 लोगों के हाथ में। एक तारिक बनोरी साहब हैं जो लास्ट चेयरमैन थे हायर एजुकेशन कमीशन के, वो अपनी जंग लड़ रहे हैं। उनको इंटरेस्टिंगली बड़ा तरीके से गवर्नमेंट में मार्च के एंड पे के अप्रैल में फारिग कर दिया। आपको याद होगा कि वो एक ऑर्डिनेंस आया, फिर दूसरा ऑर्डिनेंस आया, सडनली 4 साल से मुद्दत 2 साल कर दी गई और फारिग कर दिया गया उनको साथ ही। और इंटरेस्टिंगली 22 मार्च को डेट याद आ गई मुझे, एक समरी मूव होती है एजुकेशन मिनिस्ट्री से, 23 की आपको पता छुट्टी थी, 24 को वो सर्कुलेट होती है, कैबिनेट उसको अप्रूव कर देती है और 26 तारीख को प्रेसिडेंट साहब साइन भी कर देते हैं। शायद ये फास्टेस्ट मूविंग फाइल होगी पाकिस्तान की तारीख में। एनीवे वो फिर अदालतों में चले गए, सिविल सोसाइटी उसके ख़िलाफ़ आ गई। डॉक्टर अपने बाबर अली साहब जिन्होंने लम्स को, फाउंडर ऑफ लम्स, फेमस एजुकेशनिस्ट, उन्होंने उस पर बड़ा सख्त किस्म का एक लेटर भी लिखा प्राइम मिनिस्टर को, और वो उस कमेटी के इंचार्ज भी थे जिन्होंने तारिक बनोरी को हायर किया था। लेकिन इशू ये बन गया कि डॉक्टर अताउर रहमान, कहा जा रहा था कि डॉक्टर अताउर रहमान के लिए सब कुछ किया जा रहा है। हमने आज डॉक्टर अताउर रहमान से कांटेक्ट किया था, मेरे प्रोड्यूसर सजाद भट्टी साहब ने उनसे जब बात की तो पहले वो अवेलेबल थे, फिर उन्होंने पैनल का पूछा, जब उनको पैनल का बताया गया तो सडनली उन्होंने माजरत कर ली, उन्होंने कहा मैं मसरूफ़ हूँ। सो दैट्स हिज प्रोरोगेटिव, बट वी डिड वांट हिम ऑन द शो बिकॉज उन्होंने अभी एक 10 अप्रैल को भी एक आर्टिकल भी लिखा है 2021 को, HEC की तबाही, जिसके अंदर उन्होंने बाकी तो बातें की हैं लेकिन उन्होंने बड़ा सख्त एक क्रिटिसिज्म किया है तारिक बनोरी साहब के ऊपर भी, और ये कहा है कि इन्होंने काफ़ी ज़्यादा तबाही मचाई है HEC की। सो वी थॉट लेट्स हैव दिस इशू अगेन, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इशू यही है हमारा, एजुकेशन, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल। हमारे साथ मौजूद हैं जी आज प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अली साहब, वाइस चांसलर कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद और चेयरमैन हैं वाइस चांसलर्स कमेटी, वट एवर इट इज़, वो भी इनसे पूछ लेंगे। डॉक्टर आयशा रज़ाक हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, PhD एजुकेशन में है मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी से, और न्यूज़ में बड़ी रेगुलरली कॉलम लिखती हैं। डॉक्टर तारिक बनोरी साहब, द मैन इन द आई ऑफ स्टॉर्म, फॉर्मर चेयरमैन कहूँ आपको, टेक्निकली तो फॉर्मर ही हैं आप, तो मैं अभी हूँ मगर वो भी आपके रिप्लेसमेंट पे स्टे हुआ हुआ, आप तो भी फारिग ही हैं। सो फॉर्मर चेयरमैन हायर एजुकेशन कमीशन और PhD इकनॉमिक्स हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। इस वक्त एक्टिंग चार्ज नाज़रीन डॉक्टर बाज़ई हैं, शायद वो वाइस चांसलर हैं भावलपुर यूनिवर्सिटी के, वो शायद मास्टर्स MSc किया हुआ इंजीनियरिंग, दैट्स व्हाट द वेबसाइट सेज। क्विकली आपसे डॉक्टर बनोरी शुरू कर देते हैं, और मैं नाज़रीन को बता दूं डॉक्टर मोहम्मद अली साहब को हमने इसलिए इनवाइट किया था कि ये इनके क्रिटिक्स में शामिल हैं, और मुझे याद है उस ज़माने में इन्होंने एक लेटर भी निकाला था कि जी तारिक बनोरी साहब हमारे से कोई मशवरा नहीं करते थे और ये एक ऑटोक्रेट की तरह चलाते थे। तो आई थिंक आपसे शुरू कर देते हैं जी, क्या इनकी सैकिंग ठीक है? मेरे ख्याल में ठीक है। क्यों? इसलिए कि हमने शख्सियात, मेरा कोई भी ताल्लुक डॉक्टर अताउर रहमान और बनोरी साहब के झगड़े से नहीं है। मैं एज ए स्टेक होल्डर, चेयरमैन ऑफ द वाइस चांसलर कमेटी, एक स्टैट्यूटरी पोजीशन है और हम अपना चेयरमैन। सर ये क्या है, ये वाइस चांसलर्स कमेटी क्या है? ये HEC में एक कमेटी है जो सारे वाइस चांसलर पे मुश्तमिल है, और हम इलेक्ट करते हैं अपने चेयरमैन। Is it an officially recognized इट इज़ body? एन ऑफिशियली रिकग्नाइज्ड। अच्छा, ओके। और वो इलेक्शन भी बनोरी साहब की सरपरस्ती में हुआ था, और पिछले दफ़ा इन्होंने कहा था कि मैं चेयरमैन हूँ ही नहीं। आज भी वाइस चांसलर्स कमेटी को 3 बजे से लेकर 5 बजे तक मैं ही चेयर करता हूँ। ओके। तो मैं एज ए चेयरमैन ऑफ द वाइस चांसलर्स कमेटी और वाइस चांसलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये समझता हूँ कि डॉक्टर साहब का जो जिस तरह ये HEC को चला रहे थे, उससे हमारे हायर एजुकेशन को कोई फ़ायदा ना हो रहा था और ना मुतवक्के था कि कोई इससे बेहतर। मुझे 3 बड़ी बड़ी इनके गुनाह बताएं ज़रा, इन्होंने क्या क्या किए थे? देखें, एक तो इन्होंने कोई, ज़ाहिर है कि हम स्टेक होल्डर हैं, वी आर पार्टनर्स इन एजुकेशन, HEC एक रेगुलेटरी बॉडी है, और ऑन ग्राउंड हम सारे वाइस चांसलर्स इनकी पॉलिसीज़ को टो करते हैं। हमारे साथ किसी भी पॉलिसी पे कोई मशावरत नहीं की गई। मेरे से कोई डॉक्टर साहब से के साथ कोई ख़ास मेरा जो लिंक था वो नहीं था, या शायद ये समझते थे कि हम इस काबिल नहीं हैं। अगर हम इस काबिल नहीं हैं तो फिर कहीं यहाँ समझदार लोग हैं, इनको वहाँ पे चेयरमैन बनना चाहिए था ना। यहाँ पे तो हमारे साथ ही, अगर हम इस काबिल नहीं हैं तो हमें इस काबिल बनाते एज ए चेयरमैन ऑफ द हायर एजुकेशन कमीशन। दूसरा, इन्हें जो करना चाहिए था वो ये था कि ये टेन्योर ट्रैक सिस्टम को देखते,
हमारे टीचर्स के अहदाफ को देखते कि हम पर्चे छाप रहे हैं और उसी पर्चों के छापने की बुनियाद पे हम उनको प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर बना रहे हैं, क्या हम उसमें कोई एवोल्यूशन कर रहे हैं, क्या हम अपने प्रोफेसर्स के अहदाफ को बेहतर कर रहे हैं कि वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की बात होती है, पहले क्रिएट तो हो ना, पहले कोई क्रिएटिविटी होगी और हम उनको उस काम पे लगाएंगे, फिर टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होगी। उसके अलावा इन्होंने अंडरग्रेड की पॉलिसी दी, सारे वाइस चांसलर ने कलेक्टिवली लास्ट मीटिंग में उसको रिजेक्ट किया। क्या उसमें क्या एतराज़ क्या था? उसमें एतराज़ मैं दोनों पॉलिसीज़, पोस्ट ग्रेजुएट की पॉलिसी भी इन्होंने दी और अंडरग्रेड की पॉलिसी भी दी। पोस्ट ग्रेजुएट पॉलिसी में इन्होंने उसको 2 साइकिल कर दिया। अंडरग्रेड आसान लफ्ज़ों में बताएं आम आदमी को। मैं ये बता रहा हूँ कि अंडरग्रेड के पहले 3 साइकिल है। पहले आप BS 16 साल की तालीम करते हैं, ठीक है, फिर आप मास्टर्स MS या MPhil करते हैं और फिर आप PhD की तरफ। ठीक है। अच्छा, इन्होंने कहा कि जी आप 4 ईयर के बाद PhD कर लें। भाई 4 ईयर की क्वालिटी को पहले बढ़ा लेना, इस काबिल कर लें कि हम 2 साइकिल पे जाएं। अमेरिका में या डेवलप्ड वर्ल्ड में तो ये ऐसा होता होगा, हमने बड़ी मुद्दत के बाद ये तय तो किया। पहले आपकी क्वालिटी के PhDs आ रहे थे सारे। मेरी गुजारिश सुने ना, तो जो आप ऐसे स्टेप लेते हैं ना जिससे क्वालिटी बेहतर होती है या नीचे की तरफ लेके आते हैं। देखिए बात यह है कि आप BS 4 ईयर करवाते हैं। चलो मैं आता हूँ, मैं इसी पे आता हूँ। आयशा, आप बड़े ज़ोर से सर मार रही थी। मैं इसलिए सर हिला रही हूँ क्योंकि मैं एग्जैक्टली यही बात सोच रही थी। आपको याद होगा आपका 2 महीने पहले तकरीबन प्रोग्राम हुआ था और एग्जैक्टली हमने अप्रैल में किया था प्रोग्राम। डॉक्टर अताउर रहमान ने ये बात की थी और ऑनेस्टली उसके बाद जाके वो बलोनिया प्रोसेस और ये वही पॉलिसी है कि जी हम बलोनिया अग्रीमेंट को हम फुलफिल नहीं कर रहे, जिसके अंदर ये कहा जाता है कि आपने 4 साल की बैचलर्स के बाद 2 साल की आपने मास्टर्स करनी है, फिर आप PhD में जा सकते हैं। अगर आप इनकी पॉलिसी झगड़े तो इन बातों पे नहीं होते, HEC में इस बात पे झगड़े नहीं होते। सुने, द थिंग इज कि देखें 2 बातें हैं। एक तो ये खुद क्लेम करते हैं कि ये पॉलिसीज़ की इसके ऊपर कॉन्वर्सेशन होनी चाहिए, जो 2 साइड्स हैं, लेकिन इवेंचुअली जब आप इनके आर्टिकल देखते हैं, आपने तो अप्रैल के आर्टिकल को रेफर किया, उन्होंने तो पिछले हफ्ते भी आर्टिकल लिखा, तो और उनके हर आर्टिकल के अंदर एक कॉमन थ्रेड है कि दिस इज़ अ पर्सनल फाइट, क्योंकि हर आर्टिकल में विदाउट एनी आप कह लें कि कोई एक आध शायद मुश्किल से छूट गया होगा जिसमें तारिक बनूरी साहब का नाम नहीं होगा, लेकिन अदरवाइज हर आर्टिकल के अंदर उनका नाम है। सो पहला मेरा अपनी जो असेसमेंट है ये पर्सनालिटीज़ का क्लैश है। अच्छा 2 बातें मुझे करनी नहीं, अभी ये लिहादिया एक आर्टिकल में तो उन्होंने इनका जिक्र किया है कि जो साबका चेयरमैन है उन्होंने तबाही पे मचा दी है। बहुत सारे आर्टिकल्स में 2018-19 से उनकी राइटिंग्स बेसिकली आप उठा के देखिए तो उसके अंदर ये बात हो रही है। अच्छा मैं VC साहब की बात से एक बात से बिल्कुल ठीक है, टेनियर की इन्होंने बात की। देखें एक तरफ एक साहब ये कहते हैं कि मैं 2002 से लेकर 2008 तक VC रहा हूँ, 6 साल का अपना जिक्र वो अभी तक करते आ रहे हैं। उनको मौका दिया गया ना 6 साल का, उनको कहा गया कि आप अपनी पॉलिसीज़ लेकर आएँ। उसके बाद हमें पता है कि 2008 के बाद जब वो गए 2002 से 2008 तक 900% HEC का बजट जो है वो बढ़ाया, बम्प अप किया गया था। इमेजिन मुशर्रफ के ज़माने में 2002 से 2003 तक सिर्फ तकरीबन 470 या 475% बजट बढ़ाया गया था। जैसे ही ऑफिस छोड़ के गए हैं बजट में एकदम शार्प और स्टेडी और कंसिस्टेंट एक आता रहा है डिक्लाइन। उसके बाद ये आपका हशर हो गया है कि जब 2018 में नई गवर्नमेंट आई थी तो उन्होंने आते साथ ही 50% स्लैश कर दिया था HEC का जो वो है। इस साल भी जो इन्होंने कहा कि हम बड़ा प्रो हायर एजुकेशन बजट लेकर आए हैं, वो अभी भी डिमांड जो पिछले सालों मैं की पहले जरा नाज़रीन को क्लियर कर दूंगा झगड़ा चला कहाँ से था। बनूरी साहब ने मेरे प्रोग्राम में बताया था और आपने वैसे भी अब ओपनली आप कहते हैं कि जी झगड़ा चला जब 3 रिसर्च इंस्टीट्यूट्स थे जो डॉक्टर अताउर रहमान साहब की पेट्रोनेज में हैं। आपने कहा कि हम उनको 1 बिलियन साल का करीबन देते हैं, जो आप ये कायद आज़म यूनिवर्सिटी से ज़्यादा आप इन 3 को देते थे। और जब आपने उसका मांगा परफॉर्मेंस का तो उन्होंने उसका जवाब नहीं दिया, बल्कि उन्होंने आपको कोई नोबेल लॉरिएट्स के खदशात 6-7 बता दिए। अगरचे वो कहते हैं कि हमने वैल्यूएशन करवाई, हमने बाहर से प्रोफेसर वगैरह मंगाए एक्सपर्ट्स, उनसे हमने वैल्यूएशन करवाई और आपको फिर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने कहा कि इन 3 की आप हिसाब किताब ना लें और ये आउटस्टैंडिंग जो मिनिस्ट्री ने कहा आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है। क्या ये झगड़ा है जो अभी तक चल रहा है? नहीं, एक तो ये तो झगड़ा है। देखें जी, चीज़ ये है कि HEC 20 साल से बना हुआ है, अताउर रहमान 20 तो नहीं 19 साल से बना हुआ। पहले एक चीज़ का जवाब दे दें, आप इनसे मशवरा क्यों करने में आपको कबात क्या लगी? नहीं, ये गलत कह रहे हैं, इनको राय का अपना हक है, बट ही इज़ नॉट टेलिंग द ट्रूथ। देखें, नो चेयरमैन ऑफ HEC has held as many meetings of the Vice Chancellor's Committee as I have done. Regularly Vice Chancellor's की कमेटी से मीटिंग करता था, उनको पेपर्स भेजता था, उनसे कंसल्ट करता था। अंडर ग्रेजुएट पॉलिसी, PhD पॉलिसी भेजी गई, स्टेक होल्डर मीटिंग्स हुई,
कुछ वाइस चांसलर साहब ने इंटरेस्ट लिया, वो शामिल हुए, कुछ बहुत मसरूफ़ थे वो शामिल नहीं हुए, बाद में कंप्लेन करने लगे कि हमसे वो नहीं हुआ। इट्स नॉट करेक्ट। ये इंटरेस्ट वालों में शामिल थे डॉक्टर मोहम्मद अली कि ये वो आप खुद ही अपने काम फैसला में करें, मसरूफ थे? वो आप खुद ही फैसला करें। नहीं, मैं कोई फैसला नहीं कर रहा, मैं चाहता हूँ आप दोनों खुद ही बात बताएं। देखें, मेरे पे ना ये डालें। इन्होंने आपके पहले प्रोग्राम में ये कहा था, मुझे कह रहे हैं मैं झूठ बोल रहा हूँ, कि डॉक्टर मोहम्मद अली चेयरमैन वाइस चांसलर्स कमेटी नहीं है। आप निकलवा लें रिकॉर्डिंग। आज भी 3 बजे हम इन्हीं वो अंडरग्रेजुएट रिकग्नाइज नहीं कर रहे आप। नहीं, वो चले मैं आता हूं, उस पे उनके आता हूं। कहने से तो मेरे सामने कह रहे हैं ना, तो वो सच बोल रहे हैं। He's a ठीक है। a former chairman आप of कह रहे हैं HEC. मैंने बहुत की, आप पे इल्ज़ाम ये भी लगा कि जी आपके ज़माने में पीएचडी के स्टूडेंट्स बाहर जाने से आपने रोक दिए, पहले बाहर उनकी पेपर्स जाते थे, थीसिस वगैरह, वो आपने कहा नहीं पाकिस्तान में होंगे, नहीं, वो तो आपने तबाही फेर दी। Let us look at this. Number one, the number of students abroad today तो आप उर्दू में आ जाएं ताकि लोगों को प्रॉब्लम जो हो। इस वक्त हमारे बाहर, और बाहर सिर्फ हर जगह नहीं, जो बड़ी टॉप क्वालिटी यूनिवर्सिटीज़ हैं यूनाइटेड स्टेट्स में, यूनाइटेड किंगडम में, जितने आज हैं कभी नहीं थे, जितने आज हैं कभी नहीं थे। हमने स्कॉलरशिप का सिस्टम चेंज किया। हमने ये कहा है कि आप खुद से एडमिशन लें, जिसको एडमिशन मिलेगा हम उसको सपोर्ट कर दें। और उसमें जो पहले लोग अपने उनको दे के और 2 नंबर की यूनिवर्सिटीज़ में प्लेस करवाते थे, वो चीज़ हमने ख़त्म कर दी। उसका बहुत सिंपल वजह यह है कि अगर आपने 2 नंबर की यूनिवर्सिटी में जाना है तो उससे कहीं बेहतर हमारे पास यूनिवर्सिटीज़ हैं। वाई आर यू वेस्टिंग पब्लिक मनी? अताउर रहमान साहब 19 जुलाई का आर्टिकल है, लेटेस्ट में ही है शायद, वो कहते हैं कि आपने बगैर किसी फंडिंग फैकल्टी के 3 साल के अंदर 40 नई यूनिवर्सिटी बना दी, तो मेयार तो गिरना ही था। और बैरून मुल्क तरबियत के लिए तलबा की तादाद को इंतहाई कम कर दिया गया, और जो वापस आए उनके लिए नौकरी नहीं थी। इसलिए, और ये सब मेरी 2002 से 2008 में मेरी HEC की सरबराही के दौरान HEC की पॉलिसी को बिल्कुल बरक्स वो था। खैर अगेन नहीं, लेकिन मालिक मुझे, अगर मैं डॉक्टर बनूरी, अगर सिर्फ इसमें, क्योंकि आप हर दफ़ा मेरी बात जब मैं पॉइंट पर आने लगती हूँ काट देते हैं, बट यू नीड टू लेट मी फिनिश दिस। देखिए, पॉलिसी का जब भी कोई इम्पैक्ट होता है ना, टेनियर के अंदर डिसीजंस करना खासतौर पे स्पेंडिंग के बड़ा आसान होता है। आपको पता होता है मेरे पास 5-6 साल है, मैं चला जाऊँगा, इम्पैक्ट तो नज़र आएगा 6-8-10 साल के बाद। तो देखिए 2008 के बाद जो आपका पहला बैच PhDs वगैरह का टेनियर ट्रैक जो आप बात करते हैं कि हमने बाहर से पढ़ाए हैं अच्छे खासे टैक्स पेयर के पैसे के ऊपर, वो तो आना शुरू हुए हैं 2008 के बाद। 2010 के बाद से लेकर अब तक 11 सालों के अंदर ये जो सो कॉल्ड आपकी टेन्योर ट्रैक फैकल्टी है, 2014 में पहली बार एंड दी ओनली टाइम इन द लास्ट 11 ईयर्स इनको एक सैलरी रिविजन मिली है। इनके पैसे आपके पास पे करने के लिए सैलरीज नहीं है। इनको जो शुरू में हसीन ख्वाब दिखाए गए थे कि आप वापस आएंगे तो आपको जॉब्स आपकी पक्की हैं, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की एकेडमिक सोशल इन्वायरमेंट आपको यूनिवर्सिटीज़ में मिलेगी, आपकी सैलरी पैकेज बड़ा अच्छा होगा, आपको इंक्रीमेंट्स मिलेंगे। वो कह रहे हैं मेरे ज़माने में जो लोगों ने किया है उसमें से 900% बजट पे कैसे ना हो ऐसे, जब उसके बाद आपको रिकरेंट सैलरी के आपको सैलरी बजट तक नहीं मिलेगा। अभी इस वक्त आपका क्या, इस वक्त अगर आप उठा के देखें, ये आपकी वो न्यूज़ के अंदर है कि जो आपकी सारी जो यूनिवर्सिटीज़ का एक कोई एकेडमिक स्टाफ की एसोसिएशन बनी हुई है, और वो कहते हैं कि डिमांड इस दफ़ा जो हमारा बजट आया है उसके अंदर यूनिवर्सिटीज़ की कंबाइंड रिकरेंट जो कि सैलरीज में जाती है 150 बिलियन थी, आपको उसके मुकाबले में मिला, पहले उन्होंने कहा 66 बिलियन, फिर कहा 15 बिलियन और हैं तो 81 बिलियन। ये अभी भी इसमें डेफिसिट है पिछली जो डिमांड थी उसके मुकाबले में, यानी कि आपको 2-3 साल पहले भी इससे ज़्यादा फिगर चाहिए थी। अभी 150 के मुकाबले में आपके पास, तो आप कह रहे हैं जो वो मलबा डाल के गेम में उठा ये रहे सर देखें सारा मेस जो है ना उन्होंने क्रिएट किया है। अगर उस वक्त उन्होंने तालीम की क्वालिटी बेहतर की थी, PhDs ट्रेन किए थे, उसका इम्पैक्ट कहाँ है? बिल्कुल, वेयर इज दैट इम्पैक्ट? इनफैक्ट इंटरनली लोग बात करते हैं कि जी ये तो अताउर रहमान डिग्री वाले हैं, ये सारी जो 2 नंबर की डिग्रियाँ उन्होंने प्रोवाइड की, अब वो उसी टाइप की तालीम देंगे। वी नीड, हमारा ख्याल ये है कि इस जब तालीम की PhD की क्वालिटी बेहतर हो, अंडर ग्रेजुएट की क्वालिटी बेहतर हो, तो उसका इम्पैक्ट 5-6 साल बाद इसमें क्वालिटी क्या क्या हाल है? आई थिंक इट इज़ बहुत सही लफ्ज़ यूज़ किया, क्राइसिस से, और ये एक यूनिवर्सल कॉन्सेंसस है इसके ऊपर कि एक तालीम का क्राइसिस है। PhD की क्वालिटी इसलिए कमज़ोर है कि शुरू में अताउर रहमान साहब के ज़माने में उन्होंने यूनिवर्सिटी को फोर्स किया कि आप PhD दें, प्रोफेसर्स को पैसे देते थे कि इसको पास करो तुम्हें पैसे देंगे,
Now this is a very strange kind of a मुझे इस पर एक situation. सवाल बताएं, मैं इनका भी हुदबॉय को भी पढ़ रहा था, सुन भी रहा था। उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान में तो अजीब निज़ाम बना है कि जिसका सुपरवाइज़ करते हैं पीएचडी को। उन्होंने कहा हम एमआईटी में थे तो वहाँ किसी के पास 2 बंदे भी होते थे तो कहते थे ओए बड़ा बोझ है। यहाँ पे केसेस हैं ना 25-25 लोग भी लोग सुपरवाइज कर रहे हैं। कोई रेगुलेशन नहीं थी, कोई गाइडेंस अरे आपको नहीं थी. पैसे वो मिल सिर्फ कोई इसलिए कि एक support नहीं। प्रोफेसर को 10-15 हज़ार देते हैं एक बंदे को सुपरवाइज करने का महीने का, इसलिए और वो लेना पास करने चाहते पे हैं। लाख सवा लाख वो- मिलता है। हाँ, तो वो exactly. बस वो एक लगी वो भी लेना है, चाहते मिल हैं। लगी भी है। लोगों ने देखा ना, मैंने सुपरवाइज किए हैं मुझे ऑन एवरेज एक बंदे को सुपरवाइज करने में हफ्ते में बिटवीन 8 to 10 आवर्स लगते थे, राइट. उससे मिलना होता था, उसके पर्चे पढ़ने होते थे, कमेंट्स देना होता था, कभी वो ऐसी चीज़ लिखते थे जो हमें दोबारा से जाके पढ़नी पड़ती थी. अगर ज़्यादा स्टूडेंट्स हों तो फिर आपका टाइम कम हो जाता है क्योंकि आप कॉमनली जी, उनके साथ obviously. बात कर सकते हैं. तो वो फिर 3 घंटे तक आए. आपके पास 35 स्टूडेंट्स हैं, दैट मीन्स यू आर टॉकिंग अबाउट मे बी 70 आवर्स अ वीक. जो हो नहीं सकता, अनलेस साथ अपना काम भी करना। अनलेस यू डोंट डू इट. हाँ सही है। अगर वो लोग करें ही ना तो फिर, और उसका नतीजा ये है कि जो हम देख रहे हैं, हमने पीएचडी के स्टूडेंट्स जो ग्रेजुएट्स थे उनको एक असेसमेंट एक्सरसाइज की कि इनको मज़ीद क्या ट्रेनिंग करनी चाहिए. उसमें हमें लगा प्रॉब्लम्स इन रीडिंग, लिखने में, रिसर्च में, रिसर्च एक सेकंड मैं ब्रेक लेनी है लेकिन वाज़े क्विकली, प्रॉब्लम इन रीडिंग क्या था? पीएचडी बंदा कर रहा है, पढ़ने की क्या प्रॉब्लम है उसको? पढ़ने की 2 हमने तो जैसे सवाल पूछते हैं, एक सवाल पूछा, मिसाल मैं देता हूँ आपको, एक सवाल पूछा जी आपने पिछले 12 महीने में कोई किताब पढ़ी हो उसका नाम लिख दें. 534 में से 190 लोगों ने उसका जवाब नहीं लिखा और बाकी लोगों ने भी जवाब ऐसे लिखे उससे पता चलता था कि इन्होंने आज तक कभी कोई किताब नहीं पढ़ी. प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, प्रिंसिपल्स ऑफ ऑप्टिक्स, यार ये तो किताब ना हुई ना, मतलब है अंडर ग्रेजुएट टेक्स्ट बुक आपने नाम लिख दी. इस टाइप के लोगों ने जवाब लिखे हुए थे. ओनली अबाउट 10 और 15 पीपल उन्होंने ये कहा कि जी 21वीं सदी में कोई किताब आई है तो मैंने वो पढ़ी है. उसके बाद ये पीएचडी वालों का हाल है। ये अच्छा मैंने ब्रेक पे जाना है डॉक्टर साहब, ये बताएं आप भी वीसी हैं, अगर एक बंदा इतने बंदों को सुपरवाइज करेगा, अगर वाकई इतने ब्रिलियंट पीएचडीज आ गए थे, वो कहाँ हैं? कोई स्टेट सीक्रेट है, हमें नज़र क्यों नहीं आते? हमारा म्यार इतना क्यों गिरा हुआ है? ये डॉक्टर साहब का अपना आर्ग्यूमेंट है ना. ये पीएचडी जिनसे इन्होंने सवाल किया है ये बाहर से पढ़ के आए थे. नहीं, कोई चाइना से, कोई चाइना. कंप्लीटली रॉन्ग. 534 में से 350 वर पाकिस्तानी PhDs एंड अनदर 100 एंड समथिंग वर फ्रॉम चाइना, इज राइट. और बाकी इक्का दुक्का थे. वो इक्का दुक्का ने फिर भी कुछ ठीक तो किया. आप वो डॉक्टर तारोमान कहते हैं मैंने ही बंदे बाहर देखिए भेजे। मालिक साहब, बात ये है कि ये खुद कह रहे हैं कि क्वालिटी जो है वो नहीं थी जो रिक्वायर्ड होनी चाहिए. अब ये आगे जो पॉलिसी ला रहे हैं उसके यार्डस्टिक्स को और नीचे कर रहे हैं. नो नो नो, ऑन द कॉन्ट्ररी, इनको समझ नहीं आती. हमें मैं अभी जरा यही तो इनका प्रॉब्लम है. तो जो ये बात जो वीसी साहब लैंग्वेज को समझ बोलते नहीं आएगी, हैं, मुझे आराम से समझाइएगा। जो ये लैंग्वेज बोलते हैं वो वाइस चांसलर कायदे-ए-आज़म यूनिवर्सिटी को समझ नहीं आती. क्यों नहीं तो आती? फिर फरिश्तों को आएगी ना सर इनकी बात आपको क्यों नहीं समझ आती? सारे आप- वाइस चांसलर्स को You're नहीं a आती. smartly सारे turned vice down chancellors को man, आती। सारे मैडम, वाइस पढ़े लिखे आज आदमी। सर आज हमने 15 कमेटी वो अच्छा, बनाई मैं हैं. क्या जवाब ले लेता हूँ। वो कहते हैं कि आपने जो पॉलिसीज बनाई आपने तो म्यार और गिरा देना था। बिल्कुल Why? गिरा देना। कैसे? यही तो मैं कह रहा हूँ. अच्छा, और हम मुझे समझ नहीं आती. मैं आज आपको कह रहा हूँ यहाँ पे कि ये जो जुबान बोलते हैं वो सारे 220 वाइस चांसलर्स को नहीं आती समझ. तो फिर बताएं इनकी क्या अंग्रेजी सख्त बोलते इनकी हैं? समझ क्या? फरिश्तों को आती है. नहीं, On the अंग्रेजी contrary. सख्त बोलते हैं On क्या? the अच्छा मालिक, ब्रेक के बाद मैं मालिक अपना इस पे साहब, व्यू पॉइंट मैं क्विकली जवाब ले लूं, मुझे ब्रेक ले रहे हो 10 सेकंड, क्विकली जवाब दे जिसको दो। समझ आती है मैं उसको एक्सेप्ट करता हूँ, जिसको नहीं समझ आती मैं उसको तो भी ये accept बात है. मुझे ये एक बात बताएं, एक बंदा हार्वर्ड से पीएचडी करके आया फिर हुआ क्या है, हुआ सर? तो अक्लमंद होगा तो हार्वर्ड से किया ना। सर आप पहले हमारे पास दुनिया जहान से पीएचडी करके आ रहे हैं, खुद ही कह रहे हैं कि उनको समझ नहीं आती. तो मैं कोई चीचू की मलिया से मैंने नहीं पीएचडी कहा. करके आया. अगर मैंने कहा कि आपको समझ नहीं आती, मैं इसका ये चीचू मतलब मुक्ति नहीं. मलिया से आप PhD मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ वेल्स से की है, कोलंबिया से पोस्ट डॉक हार्वर्ड की तो नहीं है। हार्वर्ड ना हार्वर्ड तो नहीं है। हो. हार्वर्ड ना हो सर. हार्वर्ड तो फिर हार्वर्ड जिसको है। जहां दाखिला मिल जाए सर. बात सुने, ये बात कोई नहीं है कि कौन पीएचडी कहां से आप हार्वर्ड करके आया. कैसे गए थे? कि आपके वाले साहब बहुत अमीर आदमी थे? डिड यू बाय योर वे? नहीं, मुझे फुल स्कॉलरशिप मिली थी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी. आप बताएं, फुल स्कॉलरशिप हार्वर्ड में गए हैं? सर बात ये है कि इनका पाकिस्तान में यूनिवर्सिटीज को रन करने का क्या इनको फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग है? इसी पे ब्रेक लेता क्या हूँ, ब्रेक लेता understanding है हूँ. कि- शायद ये दिस माइट बी द थिंग, बिकॉज प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा था कि उनका विजन, आप उनके विजन के साथ नहीं, उनको अपने विजन का चाहिए. तो देखें यही है कि शायद आप
क्या आपने पाकिस्तान की ग्राउंड रियलिटी को समझे बगैर चेंजेस की? और यही हमने देखना है। और सवाल मैं ये छोड़े जा रहा हूँ नाजरीन कि अगर ग्राउंड रियलिटीज़ के मुताबिक हमने चलना है तो फिर चेंज कैसे होगा, तब्दीली कैसे होगी अगर एग्जिस्टिंग ग्राउंड रियलिटीज़ के मुताबिक ही चलेंगे हमारे आला तालीम के जो प्लानर्स होंगे? इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक टू द शो। ब्रेक पे जाने से पहले मैं यही बात छोड़ के गया था कि कौन से ज़मीनी हकायक थे डॉक्टर साहब जो आप नहीं समझे? आई थिंक पाकिस्तान में और हमारे थोड़ा सा टाइम है, 10 मिनट है, दोस्तों से quickly माजरत के move साथ करें हम। एक देयर इज अ काइंड ऑफ अ पेसिमिज्म अबाउट के मतलब है एज इफ हम कुछ कर ही नहीं सकते। आई थिंक लोग कर सकते हैं, उनके लिए हमने पॉलिसी सही नहीं बनाई हुई थी इसलिए लोग नहीं कर रहे थे। उनको हमने इंसेंटिव्स ऐसे दिए हुए थे कि वो इंफीरियर क्वालिटी का काम जो है उसमें से पास हो रहा था, वो हमने स्टॉप किया। ये चीज़ तालीम में भी, तालीम पे पहले कोई फोकस नहीं था। पीएचडी की डिग्री तो कोई रेगुलेशन। आपके ख्याल में कौन सी पॉलिसी थी जिस पे सारा ये बल्ला पड़ा? आपने मुझे याद है पहले प्रोग्राम में मुझे कहा कि मेरे 2 इश्यूज़ थे। एक मेरे पे बहुत ज़ोर था गवर्नमेंट तरफ से कि प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप करो प्राइवेट सेक्टर से, और वहाँ पे बहुत से लोग ऐसे थे जो यूनिवर्सिटी की ज़मीनों पे नज़र रख के बैठे हुए थे, मैंने उसको रजिस्ट किया। दूसरा जो 3 इंस्टीट्यूशन थे रिसर्च इंस्टीट्यूशंस डॉक्टर अता के, उसकी मैंने अकाउंटेबिलिटी की बात की, तो वो मुझे ये 2 चीज़ों चलें वो तो शुरू हो गया पढ़ना। कौन सा ऐसा आपके ख्याल में पॉलिसी मेजर था जिस पे सारे नाराज़ हो गए? ये भी नाराज़ हैं? ये नाराज़ हैं और इनकी जो पॉलिटिकल क्या था, व्हाट वाज दैट सर? देखें नहीं, फ्रैंकली जब भी ये आते हैं हम इनसे कहते हैं कि जी आप एक्सप्लेन करें क्यों आप नाराज़ हैं, वो फिर इधर उधर की बातें करना शुरू करें। पीएचडी की पॉलिसी है, इट्स अ ब्यूटीफुल पॉलिसी, बहुत डिटेल से हमने बनाई है। उसमें इनको 2 इश्यूज़ हैं। एक इशू ये है कि जी आपने ये कहा है कि अंडर ग्रेजुएट से डायरेक्टली एक जा सकते हैं पीएचडी, और इनको एतराज़ ये है कि हम अंडर ग्रेजुएट में तो उनको कोई तालीम नहीं देते हैं, हमें उनको रिमीडियल तालीम देने की ज़रूरत है। सो माई फिलॉसफी इज़ कि आप दें उनको तालीम। सेकेंड थिंग इज़ कि अगर अंडर ग्रेजुएट से अगर एक बंदा पीएचडी में जाना चाहे तो फिर उसे कोई प्री रिक्विजिट होंगे ना कि यार ये आप स्टैंडर्ड मीट करोगे, और ये कहाँ पे होता है दुनिया में और कहीं है डॉक्टर साहब? मैंने ये इसका लिखा भी अपने आर्टिकल में एक दफ़ा कि मैं जिस यूनिवर्सिटी में गई हूँ, मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी, अच्छा ये हर यूनिवर्सिटी का प्रेरोगेटिव है, कोई करना चाहता है करे, नहीं करना चाहता है ना करे। यूएस की मैं बात कर रही हूँ, विद इन अ यूनिवर्सिटी आपके कॉलेजेस जो डिफरेंट एकेडमिक डिसिप्लिन होते हैं उनकी मर्जी होती है ये वो पॉलिसी फॉलो करे या नहीं। मेरा ताल्लुक एजुकेशन से, कॉलेज ऑफ एजुकेशन में ये पॉलिसी थी कि आपको बैचलर्स के बाद मास्टर्स करना है, फिर आप पीएचडी में आ सकते हैं। अक्रॉस द रोड फ्रॉम माई कॉलेज was the college तो ये दोनों सिस्टम चल रहे हैं। कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग और हमारे अलाउ करता है, हमारे यहाँ भी दोनों थे, बिकॉज दिस इज बेसिकली द मिनिमम। अगर इफ अ यूनिवर्सिटी का यूनिवर्सिटी से इसके हमने सिर्फ MS MPhil के पास लेना तो लें आप। अच्छा ये कोई कदगन नहीं थी इनको? हमने पाबंदी नहीं लगाई कि आप सिर्फ अंडर ग्रेजुएट लें। फिर क्या चल रहा है? हमने कहा कि बाहर जब आप नीचे कर देंगे, देखें बार इन्होंने बार नीचे की ना, मेरा नीचे कैसे की? बार देखें नीचे अंडर ग्रेड, देखें मैं बल्कि बार तो ऊंची की। एक सेकंड मेरा सवाल सुन ले। बार इसलिए ऊंची की कि सडनली एक आदमी ने जहां पहुंचना है 3 साल बाद, आप कहते हैं अगर वो अपना मेयार बेहतर करके 2 साल पहले पहुंच जाता है तो ये तो इंसेंटिव है। बहुत अच्छी बात है कि मैं 16 साल के बजाय 14 साल में मेरा पीएचडी कर सकता हूं, तो मेरी बुराई क्या बात है? को सुने तो सही ना। देखिए बात ये है कि क्या अंडर ग्रेड जो हमारे अभी कह रहे हैं जी पॉलिसी आई है, अंडर ग्रेड के स्टूडेंट्स जो हमारे प्रोड्यूस हो रहे हैं, पहले हमें उसको स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। तो ये ग्रेजुअल पॉलिसी को एनहांस करना चाहिए ना। फिर आप कह देंगे जी पहले पहली से 5वीं के बच्चों को ठीक करो, फिर यूनिवर्सिटी को ठीक करेंगे, और आप ऊपर से नीचे आएंगे। ये मुझे बता दें कि इससे देखें सर मेरा एक सवाल है। 60s के अंदर जापान के अंदर बड़ा इशू बना यूनिवर्सिटीज़ का। उन्होंने कहा कि 85% से नीचे वाला बंदा यूनिवर्सिटी में जाएगा ही नहीं, वो टेक्निकल स्कूल में जाएगा। ठीक है, तो वो बार उन्होंने पहले ये नहीं इंतजार किया कि निचलों को ठीक करें, उन्होंने ऊपर का बार ऊपर कर दिया। खुद ही लोगों ने पढ़ना शुरू किया कि 85% से ऊपर वाला जाएगा, बाकी टेक्निकल में गए, उनको एक बेस मिल गई। और दूसरा अच्छा, आप तो कह रहे हैं लाड करें लोगों का, उनको पढ़ाने में मजबूर ना करें। बिल्कुल ऐसा नहीं मैं कह रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ जो आपने प्री रिक्विजिट की बात की कि हर एक चीज की कोई प्री रिक्विजिट है ना। बात ये है
कि ये जो पॉलिसी वो कहते हैं आपकी पॉलिसी प्रीमेच्योर है, अभी कौन तैयार नहीं है। इट्स कंप्लीटली रॉन्ग। और इन्होंने कुछ अंडरग्रेड में क्या किया है, पीएचडी की पॉलिसी में क्या किया है। चल बोले जल्दी, टाइम थोड़ा, मैं वांट टू ब्रिंग इन। असल इशू ये है कि एक होती है क्लेरिकल अप्रोच, विच मीन्स कि जी बस किसी ने ये चीज़ पूरी कर ली है। एक होती है सब्सटैंटिव, ठीक है। मैं सिर्फ ये देखता हूँ कि जी आप इस काबिल हैं कि कर लें कि नहीं कर सकते, चाहे आपने अंडर ग्रेजुएट की हो चाहे मास्टर्स की हो। आई हैव टू जज वेदर यू आर केपेबल, आप कर सकते हैं और आप करना चाहते हैं। तो हमने बार रखी कि देखें असल बार हमारी दो है। नंबर 1 कैपेबिलिटी, कॉम्पिटेंस। ये नहीं है कि आपने इतनी आपके सर्टिफिकेट्स हैं आपके पास, नहीं, दैट इज़ नॉट द इशू। कॉम्पिटेंस एंड कमिटमेंट, ये बात तो यूनिवर्सिटी को हमने कहा कि आप इन दो चीज़ों को देखें। अगर आपको कोई और तरीका नहीं लगता, अगर आप में इतनी समझ नहीं है तो ठीक है, आप डिग्रियों को इस्तेमाल करें, बट डिग्री इज़ नॉट एन इंडिकेशन आइदर ऑफ कॉम्पिटेंस और ऑफ कमिटमेंट। कोई, मैं पाकिस्तान में ये वसूख से कह सकता हूँ कि व्हेन आई इंटरव्यू पीपल, सम ऑफ द बेस्ट पीपल आई फाइंड, वो अंडर ग्रेजुएट में बहुत अच्छे लोग मुझे मिल जाते हैं, राइट। और सम ऑफ द वीकेस्ट पीपल आई फाइंड जिन्होंने पीएचडी की होती, ये नहीं होती। डॉक्टर आयशा के कॉम्प्रोमाइज है इन दो एंड्स में, इन दोनों के व्यू पॉइंट्स में। मुझे वालिक अब इंक्रीजिंगली ये वाकई ये लगने लग पड़ा है कि आई डोंट थिंक दिस इज़ अ टेक्निकल इशू। मेरा नहीं ख्याल है टू बिगिन विद ये कभी भी टेक्निकल डिबेट थी। मेरे ख्याल में ये वाकई जो आपने लिखा हुआ है ना, नीचे टिकर भी चल रहा है कि खिलवाड़ हो रहा है और दो शख्सियात के दरमियान फॉर वट एवर है, तो जंग वही, ये जंग वही है। मैं कन्विंस्ड हूँ इस बात पे। मुझे सिर्फ जो एतराज़ है वो ये है कि कई दफ़ा जब हम ये कॉन्वर्सेशंस कर रहे होते हैं तो हम उन चीज़ों की तरफ ज़रा ज़्यादा तवज्जो देने लग पड़ते हैं, बजाय कि हम ये देखें कि उन पॉलिसीज़ की अपनी जगह पे अगर हम वो वैल्यू या लेकिन जो ये पॉलिसी की ये बात कर रहे हैं, इस पे इमरान खान को क्या एतराज़ हो सकता है? विजन पे क्या एतराज़ होगा? उनको कभी कोई एतराज़ नहीं था। उनको तो एतराज़ नहीं होगा। ही इज़ अ पॉलिटिकल लीडर। उनको तो आप जो भी फीड करेंगे, ज़ाहिर है उनका जो भी इनर सर्कल होगा, जो एडवाइजर्स होंगे, वो जो एक पॉलिटिकल लीडर को बताता है वो तो अपना इन्फॉर्म उस तरीके से होता है ना। अब उन्होंने खुद तो नहीं एजुकेशन जाके पढ़नी टू बी एबल टू मेक दैट। ये जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस आपको कहता था क्या इन तीन चीज़ों पे आप इन तीन इंस्टीट्यूशंस पे बात ना करें, क्या वही प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को एडवाइस कर रहा है आपके ख्याल में? इट इज़ क्वाइट पॉसिबल, मगर ये भी देखें ना जी, ये ऐसी बात है, देखो HEC इज़ अ रेगुलेटरी एजेंसी। इसको कहना ऐसी बात है कि आप इलेक्शन कमीशन को कहें कि आप इस इलेक्शन में दखल ना दें, ये हमें पता है कि ये ठीक हुआ है, आप ना दखल दें। तो हमें वो कह रहे हैं कि आप इस इंस्टीट्यूट में दखल ना दें। आई एम द रेगुलेटर, आई एम द वन हु नोज व्हाट क्वालिटी। देखें, अब हम सिर्फ एक चीज़ के ऊपर जा रहे हैं और वो है जो PhD की पॉलिसी। इसके अलावा भी HEC का काम अंडर ग्रेड की पॉलिसी था। और फिर जो इन्होंने ये कहा कि वो कह रहे थे कि जी आप PP की प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप की पॉलिसी यूनिवर्सिटी की ज़मीन हथिया लेंगे। तो अगर ये पॉलिसी बना देते तो प्राइवेट लोग कैसे हमारी ज़मीन हथिया लेते? हमारे सिंडिकेट्स नहीं हैं, हम लोग जो हैं वो हमने किसी को जवाब नहीं देना, ऐसा मुमकिन नहीं है। यूनिवर्सिटी ज़मीन पे 650 एकड़ पे लोगों का कब्जा है। वो 50 साल से वो देखें, वो एक और की बात, और ना कुछ आप अपनी ज़मीन नहीं बचा सकते, तो फिर आगे की कैसे आप जिम्मेदारी कि वो ज़मीन हमें शुरू से मिली ही नहीं। देखें, एक बात है कि जो ज़मीन हमारे पास है, मैंने तो आके भी 280 एकड़ छुड़वाई, कब्जा छुड़वाया, इसलिए ये बात नहीं है। मैं सिर्फ इनसे अभी भी सवाल कर रहा हूँ कि ये बताएं कि इनके 2.5 साल में कौन कौन से इनके काम थे। ये वही फ़लसफियाना बात कि ये काम नहीं करना चाहिए, हम नहीं करना है ना, हमसे करवाना है आपने काम। हम ही आपके साथ ऑन बोर्ड नहीं हैं। आपने क्या क्या काम किए अंडर ग्रेड पॉलिसी में? अच्छा, ये मुझे बताएं, इनमें और इनसे पहले वाइस जो चेयरमैन थे जी, दोनों में क्या फर्क था कि उनके साथ आप ऑन बोर्ड थे, इनके साथ नहीं थे? क्यों? देखिए, बात वही है कि क्योंकि डॉक्टर ताहिर रहमान लिखते हैं जो कि मेरे पास जो 4-5 लोग आए हैं, सब ने मेरी पॉलिसीज फॉलो की सिवाय इस आदमी ने। नहीं, पॉलिसी का मैं तो अभी भी आपको ये कह रहा हूँ कि इनके और उनके दरमियान जो इख्तलाफ है, मेरा उससे कुछ लेना देना नहीं। मैं तो सिंपली ये बात कर रहा हूँ कि ये चेयरमैन है या कोई और चेयरमैन है, इनको अगर कोई भी चेयरमैन है उसको ये बात इंश्योर करनी है कि उसके पार्टनर उसने किन के साथ काम कौन सी बात समझ नहीं आती थी? आखिरी मिनट है, मुझे वो समझाए क्या इनकी बात समझ नहीं आती थी? आई एम इंट्रिग्ड। हमें तो सारी समझ आती है, ये कहते हैं ना, मैं ये कह रहा हूँ कि इनको हमारी बात समझ नहीं आती। देखे ना, बात ये आखिरी मिनट है, जो गवर्नमेंट को आपकी बात समझ नहीं आई, उन्होंने आपको हटा दिया, वो अब आप मुकदमा लड़ रहे हैं।
आपके वीसीस को आपकी बात एक- से कौन सी एक मैं आपकी बात बात आपकी समझ- इजाजत सर, से कुछ जो नहीं। शख्स अपने आप को सबसे बड़ा आलिम समझता है और दूसरों को जाहिल समझता है उसके बारे में मैं क्या तो फिर ये दो बंदे हो गए, एक डॉक्टर तारिक बिन नहीं, और एक वो डॉक्टर तारा articles तो मान, डॉक्टर ये दोनों तारा जो मान ये के, ऑरेकल ऑफ exactly। विजडम है इस मुल्क में है। तारिक साहब, क्या आप अकले कुल हैं? देखिए, जितनी मैं कंसल्टेशन करता हूँ रोज़ाना, मैं कंसल्टेशन, मेरा सिर्फ ये है कि मेरा वो फ्यूडल तरीका नहीं है कि दरबार लगाओ। मैं लिख के कंसल्टेशन करता हूँ, मैं लिख के ख़त भेजता हूँ, लिख के मुझे जवाब चाहिए, क्योंकि उसके ऊपर मैं गौर करता हूँ। इनको भी लिख के हम ख़त भेजते हैं, कभी जवाब नहीं आता है उन चीज़ों का। सो और ये एक वाइस चांसलर हैं, hundreds of more than 100 vice chancellors have worked with me. They were very happy with the changes जो हम कर रहे थे, और इंशाल्लाह वो दोबारा हमारे साथ काम चले, बहुत शुक्रिया। ये आप तीनों का बहुत शुक्रिया। राजी, ये सब्जेक्ट ऐसा है कि ये कांट बी रैप्ड अप इन 30-40 मिनट्स, लेकिन दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। ये शख्सियात का नहीं है, यहाँ पे तो बन गया हुआ है। मैं डॉक्टर तारा मान के आर्टिकल्स पढ़ता हूँ तो उसमें मैं ही होता है, ये इनको कह रहे हैं, ये कर रहे हैं। सो इट्स ऑल अबाउट पर्सनैलिटीज़। अनफॉर्चुनेटली बात है कि जिस मुल्क में रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ के साथ जब आप टिंकरिंग करते हैं तबाही फैलती है, चाहे वो SECP है, चाहे वो हायर एजुकेशन कमीशन है। जिस तरह चेयरमैन लगाने का तरीका है, चेयरमैन हटाने का भी तरीका है, और वो लॉ में था। अगर आप ऑर्डिनेंसेस लाएंगे और अनड्यू हेस्ट में पर्सन स्पेसिफिक जब कानून साजी होगी तो सवाल उठेंगे। और यही बात तालीम की कैजुअल्टीज़ में अल्टीमेटली ना तारिक बनोरी हैं, ना कोई डॉक्टर तार रहमान है। कैजुअल्टी हैं आपके हमारे बच्चे, उनकी तालीम, उनका मुस्तकबिल और इस मुल्क का मुस्तकबिल। लेकिन नज़र ये आ रहा है कि प्रायोरिटी शायद किसी की भी नहीं है। लेट्स होप सैनिटी प्रिवेल्स। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।